बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने मने प्यारे से लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जो आज बात शुरू करना है पारस के पत्थर और हैरी पॉटर और पारस के पत्थर का, वो है 14वां बाब, नॉर्वे का ड्रैगन नॉर्बिट। जितना उन्होंने सोचा था क्यूरल उससे भी ज़्यादा बहादुर निकला। आने वाले हफ्तों में वो पीला और दुबला ज़रूर होता जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसने हार मान ली हो। हर बार तीसरी मंजिल की राहदारी से गुजरते हुए हैरी, रॉन और हरमाइनी दरवाजे पर कान लगाकर ये सुराग लगाते थे कि फ्लफी अब भी अंदर गुर्रा रहा था या नहीं। स्नैप अपनी बदमिजाजी के साथ भुनता हुआ घूम रहा था, जिसका मुतफक्किर चेहरा देखकर यही मतलब अखज़ किया जा सकता था कि पारस पत्थर अब तक महफूज था। इन दिनों हैरी जब भी क्यूरल के पास से गुजरता था तो वो इसका इरादा मजबूत करने वाली मुस्कान ज़रूर सजा लेता था, और रॉन ने सब लोगों से कह दिया था कि वो क्यूरल की हकलाहट पर उसका मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं। बहरहाल हरमाइनी के दिमाग में पारस पत्थर के अलावा और भी बहुत सी परेशानियां भरी पड़ी थीं। उसने अपनी दोहराई का सिलसिला शुरू कर दिया था। वो अपने नोट्स को बार बार असर नो तश्कील देने में मसरूफ़ रहती थी। हैरी और रॉन को इस बात पर बुरा नहीं लगा कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। अलबत्ता उन्हें परेशानी इस बात की थी कि दोहराई करने के लिए उन्हें बार बार ताकीद करती रहती थी। हरमाइनी, इम्तहानात अभी बहुत दूर हैं, रॉन ने एहतजाज करते हुए कहा। सिर्फ 10 हफ्ते बाकी हैं, हरमाइनी ने पलटकर जवाब दिया। ये इतने ज़्यादा दूर नहीं है। निकोलस फ्लेमेल के लिए तो ये एक सेकंड की तरह है। मगर हम लोग 600 साल के नहीं हैं, रॉन ने उसे याद दिलाया। वैसे भी तुम्हें दोहराई करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो पहले से ही सब कुछ आता है। दोहराई क्यों कर रही हूँ? क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि साले दौम में जाने के लिए इस इम्तिहान में पास होना बेहद ज़रूरी है? इम्तिहानात बड़े सख्त और गैर मामूली होते हैं। मुझे 1 महीना पहले ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। बदकिस्मती से तमाम मुसाजा भी हरमाइनी की तरह ही सोचते थे। उन्होंने इन पे इतना सारा होमवर्क लाद दिया कि ईस्टर की छुट्टियां इतनी खुशगवार नहीं गुजर पाईं जितनी कि क्रिसमस की छुट्टियां थीं। आराम से बैठना मुश्किल हो जाता था जब हरमाइनी आपके पहलू में बैठकर ड्रैगन के खून के 12 इस्तेमालात याद कर रही हो या छड़ी घुमाने की मशक कर रही हो। गहरी सांस छोड़ते हुए और जमाई लेते हुए हैरी और रॉन ने अपना ज़्यादातर खाली वक्त उसके साथ लाइब्रेरी में ही गुजारा। ढेर सारा होमवर्क करने की कोशिश की। मुझसे ये कभी याद नहीं हो पाएगा। एक दोपहर रॉन अचानक अपनी कलम फेंकते हुए बोला और हसरत भरी निगाह से लाइब्रेरी की खिड़कियों के बाहर झांकने लगा। कई महीनों बाद तो मौसम ऐसा दिलकश और सुहाना हुआ था। आसमान साफ और मुझे मत भूलना जैसा नीला दिखाई दे रहा था। हवा मौसम गर्मा की आमद की पेशगी खबर दे रही थी। हैरी 1000 जड़ी बूटियां और फफूंदियां नामी किताब में सुर्ख आतशी झाड़ी के बारे में मालूमात ढूंढ रहा था। उसने इस वक्त तक ऊपर नहीं देखा जब तक रॉन ये नहीं बोला, हैग्रिड तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? हैग्रिड सामने आया। उसने अपनी कमर के पीछे कुछ छुपा रखा था। वो चुचुंदर की खाल के लंबे ओवरकोट में गलत जगह पर दिखाई दे रहा था। बस यूं ही देख रहा था, हैग्रिड ने खसियानी आवाज में कहा, जिसकी वजह से उनका सोया हुआ तजस्सुस यकदम बेदार हो गया। और तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक वो उन्हें शक भरी नजरों से घूरने लगा। कहीं अब भी निकोलस फ्लेमेल के बारे में तो नहीं तलाश कर रहे हो? क्यों? अरे हाँ, हमने सदियों पहले पता लगा लिया था कि कौन है, रॉन ने डींग मारते हुए कहा। और हम ये भी जानते हैं कि वो कुत्ता किस चीज की हिफाजत कर रहा है। वो पारस पत्थर। हैग्रिड ने फौरन चारों तरफ देखा कि वहां कोई सुन तो नहीं रहा। इसके बारे में चिल्लाना बंद करो। तुम्हें हो क्या गया है? दरअसल हम तुमसे ये पूछना चाहते थे कि फ्लॉफी के अलावा और कौन सी चीजें पत्थर की हिफाजत कर रही हैं, हैरी ने जल्दी से पूछा। हैग्रिड ने दोबारा सरगोशी की। सुनो, मुझसे बाद में मिलना। मैं ये वादा तो नहीं करता कि तुम्हें कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम लोग यहाँ उधम मच बताओ। तलबा को ये बात हरगिज मालूम नहीं होनी चाहिए, वरना लोग ये सोचेंगे कि ये सब मैंने तुम्हें बताया था। बाद में मिलेंगे, ठीक है, हैरी ने सर हिलाते हुए कहा। हैग्रिड वहां से पैर पटकता हुआ नजरों से ओझल हो गया, मगर उसने अपने पीछे क्या छुपा रखा था? हरमाइनी ने सोचते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि उसका उस पत्थर से कोई ताल्लुक है? हैरी ने चौंक कर पूछा। मैं देख कर आता हूँ कि वो लाइब्रेरी के किस हिस्से में गया था, रॉन ने कहा, जिसके दिमाग से पढ़ाई बिल्कुल ही गुम हो चुकी थी। 1 मिनट बाद वो हाथ में किताबों का बंडल लेकर वापस लौटा और उसे मेज पर पटक दिया। ड्रैगन, वो बड़बड़ाते हुए बोला। हैग्रिड ड्रैगन पर लिखी हुई किताब देख रहा था। जरा इन पर नजर डालो। बरतानिया और आयरलैंड के ड्रैगन की इकसाम, अंडे से आतिशगिरी तक, रहनुमाए निगहदाश्त ड्रैगन नामी किताबें उनकी निगाहों के सामने पड़ी थी। हैग्रिड हमेशा से ड्रैगन की परवरिश करना चाहता था। उसने मुझे ये उस वक्त बताया था जब वो पहली बार मिला था, हैरी ने ताज्जुब से बताया।
मगर ये तो गैर कानूनी काम है, रोन मुंह फाड़ कर बोला। सब जानते हैं कि 1709 में होने वाले जादूगरों के इज्तिमा में ये मुआहिदा बाकायदा कानून की सूरत में नाफिज किया गया था कि ड्रैगन की परवरिश करना गैर कानूनी है। अगर हम अपने घर के पीछे के बागीचे में ड्रैगन रखेंगे तो मांगड़ों से खुद को ओझल रखना बेहद दुश्वार हो जाएगा। वैसे भी आप ड्रैगन को कभी पालतू नहीं बना सकते, ये खतरनाक काम है। तुम्हें देखना चाहिए कि चार्ली रोमानिया में है, वहाँ जंगली ड्रैगन के बाइस कितनी जगह पर आग लग चुकी है। मगर बर्तानिया में तो जंगली ड्रैगन नहीं होते हैं, हैरी ने पूछा। बिल्कुल हैं, रॉन ने कहा। वेल्स का मुश्तिल सब्ज और स्याह हेबरडीन ड्रैगन, और मैं तुम्हें बता दूं, दफ्तर जादुई वजारत को इन्हें छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम काम करना पड़ता है। हमें उन मागुओं पर जादू करना पड़ता है जिन्होंने ड्रैगन देखा हुआ है, ताकि वो उसे भूल जाएं। तो फिर हैग्रिड क्या करना चाहता है? हरमाइनी ने कुछ देर की खामोशी के बाद सवाल किया। जब उन्होंने 1 घंटे बाद हैग्रिड के झोंपड़े का दरवाज़ा खटखटाया तो उन्हें यह देखकर ताज्जुब हुआ कि सभी पर्दे बंद थे। हैग्रिड ने अजीब सी आवाज़ में पूछा, कौन है? इसके बाद उसने उन्हें अंदर आने दिया। उनके अंदर दाखिल होने के फ़ौरन बाद उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर बेहद गर्मी हो रही थी, हालांकि आज काफ़ी सर्दी थी। इसके बावजूद अंगीठी में आग दहक रही थी। हैग्रिड ने उनके लिए चाय बनाई और उन्हें सैंडविचेस दिए, जिन्हें लेने से उन्होंने मना कर दिया था। तो तुम लोग मुझसे क्या पूछना चाहते थे? हाँ, हैरी ने कहा। घूम फिरकर पूछने से कोई फ़ायदा नहीं था। हम सोच रहे हैं कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि फ्लफी के अलावा पारस पत्थर की हिफाजत और कौन कर रहा है? हैग्रिड ने उसकी तरफ घूर कर देखा। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बता सकता, उसने फैसलाकुन अंदाज में कहा। पहली बात तो ये है कि मैं खुद भी नहीं जानता। दूसरी बात, तुम लोग पहले ही बहुत कुछ जान चुके हो, इसलिए अगर मैं बता भी देने की हालत में होता तो तुम्हें कुछ नहीं बताता। वो पत्थर यहाँ पर एक बहुत ही अहम वजह से लाया गया है। इसे ग्रिंगोर से लगभग चुरा लिया गया होता। मुझे लगता है कि तुमने पहले ही ये अंदाज़ा लगा लिया होगा। वैसे मैं ये नहीं समझ सका कि तुम्हें फ्लॉफी के बारे में पता कैसे चल गया। हैग्रिड, रहने भी दो। तुम हमें बताना ही नहीं चाहते, वरना तो तुम हर बात जानते हो। यहाँ जो भी होता है इसकी पूरी खबर तुम्हें होती है, हरमाइनी ने खुशामदी लहजे में चापलूसी करते हुए कहा। हैग्रिड की दाढ़ी फड़फड़ाने लगी और वो समझ गए कि वो मुस्कुरा रहा था। हम तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि हिफाजत का इंतजाम किस किसने किया है, हरमाइनी ने बात बढ़ाई। हम सोच रहे थे कि डंबलडोर ने मदद के लिए तुम्हारे अलावा और किस किस पर भरोसा किया होगा। इन जुमलों को सुनकर हैग्रिड का सीना फखर से तन गया और उसका चेहरा सुर्ख हो गया। रॉन और हैरी ने हरमाइनी की तरफ देखकर मुस्कुराया। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को ये बताने में कोई नुकसान हो सकता है। देखो, उन्होंने फ्लॉफी को मुझसे उधार लिया, फिर कुछ उसाजा ने जादू किया। प्रोफेसर स्प्राउट, प्रोफेसर फिल्टविक, प्रोफेसर मैकगोनागल, उसने अपनी उंगलियों पर नाम गिनते हुए कहा। प्रोफेसर क्यूरल, और जाहिर है प्रोफेसर डंबलडोर ने भी खुद भी बहुत कुछ किया है। मगर ये क्या, हम किसी का नाम भूल गए। अरे हाँ, प्रोफेसर स्नेप। स्नेप? हाँ, तुम अब कहीं अब भी इस गलतफहमी में तो नहीं हो? देखो, स्नेप पत्थर को चुराने की कोशिश में कतई नहीं है। उन्होंने तो इसकी हिफाजत में मदद की है। हैरी जानता था कि रॉन और हरमाइनी भी वही सोच रहे होंगे जो इस वक्त वो सोच रहा था। अगर पत्थर की हिफाजत के इंतजाम करते वक्त स्नेप मौजूद था तो उसे ये आसानी से पता चल चुका होगा कि बाकी उस्तादा ने इसकी हिफाजत में कौन कौन से जादुई इंतजाम किए होंगे। शायद वो हर चीज़ जानता था, सिवाय क्यूरल के जादुई इंतजाम और फ्लफी को पार करने के तरीके को छोड़कर। तुम इकलौते इंसान हो जिसे ये मालूम है कि फ्लफी को अबूर करने का तरीका क्या है, क्यों हैग्रिड? हैरी ने फिक्रमंदी से पूछा। और तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, है ना? किसी उस्ताद को भी नहीं? मेरे और डंबलडोर के अलावा ये बात किसी को भी नहीं मालूम है, हैग्रिड ने फख्र से बताया। तब तो बहुत अच्छा है, हैरी दूसरों के सामने बड़बड़ाया। हैग्रिड, क्या हम खिड़की खोल सकते हैं? मैं उबल रहा हूँ। माफ़ करना, नहीं खोल सकते हैरी, हैग्रिड ने जल्दी से कहा। हैरी ने देखा कि हैग्रिड आग के अंदर झांक रहा था। हैरी ने आग में झांकने की कोशिश की। हैग्रिड, वो क्या चीज़ है? हैरी ने उंगली के इशारे से पूछा। लेकिन यह हकीकत थी कि वो पहले से जानता था कि वो क्या चीज़ थी। आग के बीचों बीच केतली के बिल्कुल नीचे एक बड़ा स्याह रंग का अंडा मौजूद था। हो, हैग्रिड ने घबराहट में अपनी दाढ़ी से खेलते हुए कहा। वो तो और तुम्हें ये कहाँ मिला हैग्रिड? रॉन ने कहा और आग के पास जाते हुए अंडे को गौर से देखा। ये तो बहुत महंगा होगा। मैंने इसे एक शर्त में जीता है, हैग्रिड बोला। कल रात में गांव में कुछ जाम पीने के लिए गया था और वहां एक आदमी के साथ ताश खेलने लगा। मुझे लगता है वो उससे छुटकारा पाकर बहुत खुश हुआ था, ये मुझे यकीन है।
जब ये अंडा फटेगा तो तुम क्या करोगे हैग्रिड? हरमाइनी ने इश्तियाक से पूछा। मैं इस बारे में कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ, हैग्रिड ने कहा और अपने तकिया के नीचे से एक बड़ी किताब निकाली। इसे मैं लाइब्रेरी से लाया हूँ, ड्रैगन पानी, ज़ाती तस्कीन और मुनाफे के लिए। ये थोड़ी पुरानी है लेकिन इसमें सब कुछ मौजूद है। अंडे को आग में रखो क्योंकि इसकी माँ इस पर फूंक मारती है और जब ये अंडा फोड़कर बाहर निकल आए तो हर आधे घंटे बाद इसे एक बाल्टी ब्रांडी में चूल्हे का खून मिलाकर पिलाओ। अगर ये देखो अलग अलग अंडे को कैसे पहचाना जाए। मेरे पास जो है वो नॉर्वे का कांटेदार ड्रैगन है। ये कामयाब और कीमती है। वो अपने आप से बहुत खुश दिखाई दे रहा था लेकिन हरमाइनी इतनी खुश नहीं थी। हैग्रिड, तुम लकड़ी के घर में रहते हो, उसने उसे याद दिलाया। लेकिन हैग्रिड उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो तो आग को हिलाते हुए खुशी से गुनगुना रहा था। अब उनके पास परेशान रहने के लिए एक और चीज भी वजूद में आ चुकी थी। अगर किसी को ये मालूम हो गया कि हैग्रिड ने अपनी झोंपड़ी में एक गैर कानूनी ड्रैगन छुपा रखा है तो उसका क्या होगा। कभी मैं सोचता हूँ कि इत्मीनान बख्श जिंदगी कैसी होती होगी, रोन ने आह भरते हुए कहा। हर शाम वो स्कूल के काम से दींगा मुश्ती करते थे जो उन्हें लगातार दिया जा रहा था। हरमाइनी ने अब हैरी और रोन के लिए भी दोहराई का टाइम टेबल बनाना शुरू कर दिया था। इस पे वो पागल हो रही थी। फिर एक दिन नाश्ते के वक्त हैरी के लिए हेडविग हैग्रिड का एक खत लाई। उसने सिर्फ एक सतर लिखी थी। वो बाहर निकल रहा है। रोन जड़ी बूटियों के इलम वाली जमात के पीरियड में गोता मारना चाहता था और सीधे हैग्रिड की तरफ रवाना होने का तहैया किए बैठा था। मगर हरमाइनी ने इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई। हरमाइनी, जिंदगी में कितनी बार ड्रैगन की पैदाइश देखने का मौका मिलता है। जरा सोचो, मुख्तलिफ मज़ामीन की हमारी जमातें अभी बाकी हैं। हम मुश्किल में पड़ जाएंगे और अगर किसी को ये पता चल जाए कि हैग्रिड क्या कर रहा है तो वो मुसीबत में फंस सकता है और हमारा मुस्तकबिल खतरे से दो चार हो जाएगा। हरमाइनी ने उसका नुक्ता रद्द कर दिया। तुम दोनों चुप हो जाओ, अचानक हैरी तल्खी से बोला। मेल्फॉय कुछ फीट दूर खड़ा था और यकदम चुपचाप आया था ताकि उनकी बातें सुन सके। उसने कितनी बातें सुनी थी। हैरी को मेल्फॉय के चेहरे के तासुरात बिल्कुल पसंद नहीं आए। रोन और हरमाइनी जड़ी बूटियों के इल्म की जमात तक जाते वक्त बहस करते रहे और बिल आखिर इस बात के लिए रजामंद हो गई कि वो अगली जमात के वक्फे के दौरान उनके साथ हैग्रिड के पास जरूर चलेगी। जब जड़ी बूटियों की जमात में छुट्टी की घंटी बजी तो वो तीनों तेज रफ्तारी से बाहर निकले और जल्दी जल्दी मैदान से होते हुए जंगल के किनारे तक आ गए। हैग्रिड ने सुर्ख चेहरे और मोहतात अंदाज में उनका खैर मकदम किया। वो तकरीबन बाहर आ चुका है, उसने इन्हें अंदर दाखिल होते वक्त बताया। अंडा मेज पर रखा हुआ था, उसमें गहरी दरारें दिखाई दे रही थी। उसके अंदर कोई चीज हरकत कर रही थी। हैरी ने अपना कान अंडे के पास किया तो उसे अंदर से अजीब सी खटपट की आवाजें सुनाई दी। उन सभी ने अपनी कुर्सियां मेज के नजदीक खींच लीं और सांस रोककर उसे देखने लगे। अभी वो सही तरह से मुशाहिदा भी नहीं कर पाए थे कि यकायक एक हल्का सा धमाका हुआ और अंडे के खोल के परखचे उड़ गए। ड्रैगन का नन्हा सा बच्चा मेज पर खड़े होने की कोशिश में इधर उधर लहरा रहा था। उसे खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता था। हैरी ने सोचा कि वो गुड़ी मुड़ी स्याह छतरी की माने दिखाई दे रहा था। उसके बलदार पर वाले बाजू उसके दुबले स्याह बदन के मुकाबले में 2 गुना बड़े थे और उसके चौड़े नथने वाली लंबी नाक नुमाया दिखाई देती थी। माथे पर 2 नन्हे सींग उभरे थे और इसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और जर्द थी, जिनमें खासी चमक मौजूद थी। नन्हा ड्रैगन जोर से छींका, उसकी नाक से इक्का दुक्का चिंगारियां भी निकली। कितना प्यारा लग रहा है। हैग्रिड खुशी से फूले न समाया। उसने ड्रैगन का सर थपथपाया और प्यार से सहलाने लगा। नन्हे ड्रैगन ने अगले ही लम्हे उसकी उंगलियों पर वार कर दिया और अपने तेज और नुकीले दांत गड़ाने की कमजोर सी कोशिश की। ओह, देखो तो सही, ये अपनी मम्मी को पहचानता है, हैग्रिड ने खुश होकर कहा। हैग्रिड, नॉर्वे के कांटेदार ड्रैगन की नशुनुमा कितनी तेजी से होती है, हरमाइनी ने कहा। उसकी पेशानी पर फिक्र की सिलवटें गहरी हो रही थीं। हैग्रिड इससे पहले कि जवाब दे पाता अचानक उसके चेहरे का रंग फक पड़ गया। वो उछलकर खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ लपका। क्या बात है, हैरी ने चौंक कर पूछा। पर्दों के दर्द में से कोई देख रहा था, एक बच्चा था, वो स्कूल की तरफ वापस भाग रहा है, हैग्रिड ने फीके लहजे में कहा। उसका चेहरा बेहद परेशान दिखाई दे रहा था। हैरी ने लपक कर दरवाजा खोला और बाहर देखा। इतनी दूर होने के बावजूद भी उसे पहचानने में हैरी से कोई गलती नहीं हो सकती थी। मेल्फॉय ने ड्रैगन देख लिया था। अगले हफ्ते के दौरान मेल्फॉय के चेहरे पर थरकती मुस्कुराहट में कुछ ऐसी बात थी जिसे देख के हैरी, रोन और हरमाइनी बहुत परेशान हो जाते थे। उन्होंने अपना ज्यादातर वक्त हैग्रिड की अंधेरी झोंपड़ी में गुजारा ताकि वो इसे हालात की संगीनी समझा सकें। उसे जाने दो, हैरी ने मिन्नत करते हुए कहा। उसे आजाद कर दो हैग्रिड। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये अभी बहुत छोटा है, ये मर जाएगा।
उन्होंने ड्रैगन की तरफ देखा। वो 1 हफ्ते में ही 3 गुना लंबा हो चुका था। उसके नथने से धुआं निकलता रहता था। हैग्रिड अब चौकीदारी के फ्राइज को बजा लाने में कोताही बरतने लगा था, क्योंकि वो तो ड्रैगन को संभालने ही में ही पूरी तरह मसरूफ रहता था। पूरे फर्श पर ब्रांडी की खाली बोतलें और मुर्ग के पंख फैले हुए थे और अजीब सी नागवार बू छाई हुई थी। इसका तो दिमाग चल गया है, रॉन ने हैरी के कान में सरगोशी करते हुए कहा। हैग्रिड, हैरी ने जोर से कहा, नॉर्बिट को मजीद 15 दिन रखोगे तो ये तुम्हारे घर जितना बड़ा हो जाएगा। मेल्फॉय किसी भी वक्त डम्बलडोर के पास जाकर उन्हें बता सकता है। हैग्रिड ने यह सुनकर तशवीश से अपने होंठ काट लिए। मैं जानता हूँ कि मैं उसे हमेशा के लिए नहीं रख सकता, मगर मैं उसे किसी कूड़ेदान में भी तो नहीं फेंक सकता, हैग्रिड ने तिलमिलाते हुए कहा। चार्ली, हैरी अचानक रॉन की तरफ मुड़ा और उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, तुम्हारा दिमाग भी चल गया है। रॉन ने मुंह बनाकर कहा, मैं रॉन हूँ, क्या तुम्हें अब ये भी याद नहीं रहा? नहीं, चार्ली, तुम्हारा भाई चार्ली रोमानिया में है ना, ड्रैगन की पढ़ाई कर रहा है। हम नार्बिट को उसके पास भेज सकते हैं। चार्ली देखभाल कर सकता है और फिर इसे जंगल में वापस भेज सकता है। हैरी जोशीले अंदाज में बोलता चला गया। बहुत खूब, इस बारे में क्या ख्याल है हैग्रिड? रॉन ने चहक कर कहा। और आखिरकार हैग्रिड रजामंद हो गया कि वो चार्ली के पास उल्लू रवाना करके इसके बारे में उसकी राय मालूम करेगा। अगला हफ्ता बीत गया। बुध की रात को हरमाइनी और हैरी हाल में इकट्ठे बैठे हुए थे। बाकी सभी लोग काफी पहले बिस्तरों पर जा चुके थे। दीवार पर लगे घड़ियाल ने जूं ही 12 बजाए ही थे कि तस्वीर का सुराख खुला और हवा का एक झोंका अंदर दाखिल हुआ। अगले लम्हे रोन कमरे में जाहिर हो गया। वो हैरी के गैबी चोगे में मलबूस था। रोन ने गैबी चोगा उतारकर एक तरफ डाला और उनके सामने वाली नशिस्त पर बैठ गया। वो अकेला हैग्रिड की झोंपड़ी तक गया था ताकि नॉर्बिट को खाना खिलाने में हैग्रिड की मदद कर सके, जो अब संदूक भर भर के मरे हुए चूहे खा रहा था। उसने मुझे काट लिया, रॉन ने कहा और उन्हें अपना हाथ दिखाया जो खून से लुथड़े रुमाल में लिपटा हुआ था। अब मैं 1 हफ्ते तक कलम नहीं पकड़ पाऊंगा। मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि ड्रैगन वो खतरनाक जानवर है जो मैंने आज तक देखे हैं, मगर जिस तरह हैग्रिड इनके बारे में जैसे बातें करता है, उसे सुनकर ऐसे लगता है जैसे वो कोई खरगोश का नन्हा मुन्ना सा बच्चा हो। जब उसने मुझे काटा तो हैग्रिड ने मुझे डांटा कि मैंने उसे डरा दिया था, और जब मैं वहां से आया तो हैग्रिड उसे लोरी सुना रहा था। रोन की बात अभी खत्म नहीं हो पाई कि उसी लम्हे खिड़की पर दस्तक की सी आवाज सुनाई दी। हेडविक, हैरी ने जल्दी से कहा और खिड़की खोलकर उसे अंदर बुला लिया। चार्ली का जवाब लेकर आई होगी। हेडविक वाकई खत लेकर आई थी। हैरी ने खत लिया और खोला। वो तीनों सर से सर जोड़कर खत की तहरीर पढ़ने में मुनहमिक हो गए। प्यारे रोन, तुम कैसे हो? खत लिखने के लिए शुक्रिया। मुझे नार्वे के कांटेदार ड्रैगन को रखने में बेहद खुशी होगी, मगर उसे यहाँ तक लाना आसान काम नहीं है। मेरी राय है कि सबसे अच्छा ये होगा तुम उसे मेरे दोस्तों के साथ भेज दो जो मुझसे मिलने के लिए अगले हफ्ते आ रहे हैं। मुश्किल ये है कि इन्हें गैर कानूनी ड्रैगन ले जाते हुए किसी ने अगर देख लिया तो फिर क्या होगा? क्या तुम हफ्ते की रात में निस्फ शब के वक्त ड्रैगन को सबसे ऊंचे मीनार पर ले जा सकते हो? वो लोग तुमसे वहीं मिल सकते हैं और अंधेरे में ही वहां से जा सकते हैं। मुझे इस खत का जवाब जल्द से जल्द भेजना। मोहब्बत के साथ, चार्ली। उन्होंने खत पढ़कर एक दूसरे की तरफ देखा। हमारे पास गैबी चोगा है, हैरी ने कहा। यह काम खासा मुश्किल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि चोगा इतना बड़ा है कि ये हम दोनों और नॉर्बिट को ढांप लेगा। वो दोनों इसकी बात से मुत्तफिक हो गए। इससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि उनका गुज़श्ता हफ्ता कितना अजियतनाक गुजरा था और मेलफॉय से छुटकारा पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। रॉन के जिस हाथ में ड्रैगन ने काटा था वो अगली सुबह तक सूजकर दुगने हुजम का हो गया था। रॉन नहीं जानता था कि क्या मैडम पॉम्फ्री के पास जाना ठीक होगा। क्या वो ड्रैगन के काटने के निशान को पहचान जाएगी? बहरहाल दोपहर तक उसके पास कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। घाव का रंग गहरा सब्ज हो चुका था। ये साफ जाहिर था कि नॉर्बर्ट के दांत जहरीले थे। हैरी और हरमाइनी दिन के इख्तिताम पर भागते हुए अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें रॉन बिस्तर पर मिला। उसकी हालत खासी खराब थी। सिर्फ मेरे हाथ की ही बात नहीं है, वो नहीफ आवाज में सरगोशी करते हुए बोला। हालांकि ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे ये टूटकर गिरने ही वाला है। मेलफॉय ने मैडम पॉम्फ्री से ये कहा कि वो मुझसे एक किताब लेना चाहता है ताकि वो अंदर आ सके और मुझ पर अच्छी तरह हंस सके। वो मुझे धमकाता रहा कि वो मैडम पॉम्फ्री को ये बता देगा कि मुझे सचमुच किसने काटा है। मैंने मैडम पॉम्फ्री को कहा था कि मुझे कुत्ते ने काटा है, मगर जहां तक मेरा ख्याल है उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ होगा। मुझे इस के मैच में नहीं मारना चाहिए था, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। हैरी और हरमाइनी ने रॉन को तसल्ली देने की कोशिश की। सिर्फ हफ्ते की रात तक की बात है। आधी रात को नॉर्बिट हमेशा के लिए चला जाएगा और हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, हरमाइनी ने खुश होते हुए कहा। हरमाइनी की बात सुनकर रॉन को तसल्ली मिलने की बजाय दहशत ने घेर लिया। उसका चेहरा फक पड़ गया और वो आंखें फटी फटी दिखाई दी।
हफ्ते की निस्फ शब, उसने फटी आवाज में कहा। अरे नहीं, मुझे अभी अभी याद आया, चार्ली का खत उसी किताब में था जो मेल्फॉय बहाने से ले गया है। उसे यकीनन पता चल जाएगा कि हम नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ाने के लिए क्या करने वाले हैं। हैरी और हरमाइनी का दिल धक से रह गया। इससे पहले कि वो कोई बात कर पाते, उसी लम्हे मैडम पॉम्फ्री वहां आ गई। उन्होंने इन दोनों को ये कहकर भगा दिया कि रॉन को गहरी नींद की सख्त जरूरत है। मंसूबा बदलने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है, हैरी ने हरमाइनी को बताया। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम चार्ली के पास एक और उल्लू भेज सकें। शायद ये नॉर्बर्ट से पीछा छुड़ाने का इकलौता मौका होगा। हमें ये खतरा मोल लेना ही होगा। और फिर हमारे पास गैबी चोगा भी तो है। मेलफॉय उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। जब वो हैग्रिड को बाखबर करने के लिए उसके झोंपड़े तक पहुंचे तो इन्हें इसका कुत्ता फैंग दरवाजे के बाहर बंधा हुआ मिला। उसकी दुम पर मरहम पट्टी बंधी हुई थी। हैग्रिड ने उससे बात करने के लिए खिड़की खोली। मैं तुम्हें अंदर नहीं बुला सकता, वो बुरी तरह हामते हुए बोला। नॉर्बर्ट इस वक्त बेहद गुस्से में है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसे संभाल ना सकें। जब हैरी ने उसे चार्ली के खत के खोने और मेल्फॉय की धमकी के बारे में बताया तो उसकी आंखों में आंसू उतर आए। इसकी ये वजह भी हो सकती थी कि उसी लम्हे नॉर्बर्ट ने हैग्रिड के पांव पर काट लिया था। ओह ओह, ठीक है, इसने इसने सिर्फ मेरे जूते पर ही काटा है, यूं ही खेल रहा है, आखिर वो बच्चा ही तो है, हैग्रिड ने बेरब्त अंदाज में कहा। उसी लम्हे नन्हे ड्रैगन ने अपनी दुम घुमाकर दीवार पर दे मारी, जिससे खिड़कियां तक हिलकर रह गईं। हैरी और हरमाइनी वापस किले की तरफ लौट आए और ये सोचने लगे कि हफ्ते का दिन जल्दी क्यों नहीं आ जाता। जब नॉर्मन को अलग करने का वक्त आन पहुंचा तो इन्हें हैग्रिड की हालत पर बेहद तासुफ होने लगा। अगर वो इस बात पर परेशान नहीं होते कि कितना कुछ करना बाकी था तो वो यकीनन हैग्रिड को तसल्ली देने की कोशिश करते। रात बेहद अंधेरी और बादलों की ओर में छुपी हुई थी। गहरी तारीकी के बाइस इन्हें हैग्रिड के झोंपड़े तक पहुंचने में खासी दुश्वारी का सामना हुआ और ज्यादा वक्त खर्च हो गया। इसके अलावा इन्हें शरारती भूत पीर से भी वास्ता पड़ा था, जो उनके रास्ते में बड़े हाल की बैरूनी दीवार के साथ टेनिस बॉल खेलने में मसरूफ था। वो उसके हट जाने के इंतजार में काफी देर तक सीढ़ियों पर खड़े रहे। हैग्रिड ने नॉर्बिट को एक बड़े संदूकचे में डालकर बंद कर दिया। वो उसे रवाना करने के लिए तैयार बैठा था। इसके सफर के लिए मैंने बहुत से चूहे और ब्रांडी अंदर रख दी है, हैग्रिड ने रूंधे हुए गले से कहा। और मैंने इसका टेडी बियर भी रख दिया है ताकि वो अकेलापन महसूस न करे। संदूकचे के अंदर से हिलने जुलने की आवाजें आ रही थीं, जिन्हें सुनकर लगा जैसे टेडी बियर का सर फाड़ दिया गया हो। अलविदा नॉर्बिट, हैग्रिड मगमूम लहजे में बोला। जब हैरी और हरमाइनी ने संदूकचे को गैबी चौके में ढांप लिया, वो खुद भी इसके नीचे गायब हो गए, तो हैग्रिड सुबकियां लेता हुआ बोला, मम्मी तुम्हें कभी नहीं भूलेगी नॉर्बिट। उन्हें सही तरह याद नहीं कि वो संदूकचे को किस तरह किले के खारजी दरवाजे तक ले जाने में कामयाब हो गए थे। फिर जब वो बड़े हाल में संगे मरमर की सीढ़ियों पर नॉर्बिट को उठाकर अंधेरी राहदारी में पहुंचे तो उस वक्त आधी रात होने ही वाली थी। एक और सीढ़ी, फिर एक और। खुद को तसल्ली देने के बावजूद ये काम इतना आसान नहीं था। बस पहुंच गए, हैरी ने हाँफते हुए कहा। वो सबसे ऊंचे मीनार की सीढ़ियों के पास पहुंच गए थे, जो बल खाकर ऊपर उठती चली जा रही थी। इस वक्त उनके सामने अचानक होने वाली हलचल ने दोनों के हाथों के तोते उड़ा दिए। संदूकचा उनके हाथों से छूटता चला गया। दोनों ने बामुश्किल खुद को संभालकर संदूकचे को गिरने से बचाया। वो ये भी भूल चुके थे कि कोई उन्हें नहीं सकता, क्योंकि वो गैबी चौके में छुपे हुए थे। वो राहदारी की तारीकी में एक तरफ छुपकर दुबक गए। उन्हें अपने सामने दो अफराद के साए लहराते हुए दिखाई दे रहे थे, जो शायद गुत्थम गुत्था दिखाई देते थे। वो इन सायों को महज घूरते रहे, जो उनसे सिर्फ 10 फीट के फासले पर मौजूद थे। राहदारी में एक लालटेन जल रही थी। वो इन दोनों सायों को बखूबी पहचान चुके थे। एक साया प्रोफेसर मैगोनागल का था, जिन्होंने चौकड़ी वाला ऊनी गाउन पहन रखा था। उनके बाल जूड़े में जाली के साथ बंधे हुए थे। उन्होंने एक हाथ से दूसरे साये का कान पकड़ रखा था, जो उनके मुकाबले में काफी छोटा था। वो मेलफॉय ही था। तुम सजावार हो लड़के, वो बुलंद कड़क आवाज में चिल्लाई। तुम्हारी इस हरकत पर स्लेदरन के 20 पॉइंट काट लिए जाएंगे। आधी रात को बाहर घूम रहे हो, तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई? प्रोफेसर, मेलफॉय हकलाया, आप समझ नहीं रही हैं। हैरी पॉटर आने वाला है। उसके पास एक गैर कानूनी ड्रैगन है। ड्रैगन? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया लड़के? तुम इस तरह का झूठ कैसे बोल सकते हो? चलो मेलफॉय, मैं इसी वक्त तुम्हारे बारे में प्रोफेसर स्नेप से बात करूंगी। इसके बाद मीनार तक जाने वाली ऊंची बलदार सीढ़ियां अबूर करना उन्हें दुनिया का सबसे आसान काम महसूस हुआ था। हालांकि वो बेहद दुश्वार कुन था। जब वो मीनार की सबसे ऊंची बालकनी में बाहर पहुंचे तो ठंडी हवा के झोंके उनसे टकराए। उन्होंने जल्दी से चोगा उतारकर एक तरफ फेंक दिया। वो खुशी के आलम में एक बार फिर से खुली हवा में ठीक तरह से सांस लेने लगे। हरमाइनी तो खुशी से पागल हुए जा रही थी। बिल, आखिर मेलफॉय को सजा मिल ही गई। मैं अब गुनगुना सकती हूँ, हरमाइनी ने कहा। गुनगुनाना मत, हैरी ने जल्दी से उसे रोक दिया।
मेल्फॉय पर हंसते हुए उन्होंने मुसाफिरों का इंतजार करना शुरू कर दिया। नॉर्बर्ट अपने संदूकचे में धुमाचौकड़ी मचा रहा था। लगभग 10 मिनट बाद 4 जादुई भारी डंडे अंधेरे में फिसलते हुए नीचे आए। चार्ली के दोस्त खुशमिजाज थे। उन्होंने हैरी और हरमाइनी की तरफ रस्सियों से बना हुआ वो झूला उछाल दिया जो वो अपने साथ लाए थे। हैरी और हरमाइनी ने सरत रफ्तारी से नॉर्बर्ट का संदूकचा रस्सियों के झूले में डालकर उसे रस्सियों से मजबूती के साथ बांध दिया। जब काम मुकम्मल हो गया तो उन्होंने इन दोनों से हाथ मिलाए और उनका शुक्रिया अदा किया। आखिरकार नॉर्बर्ट जा रहा था और फिर चला गया। वो एक बार फिर बलदार सीढ़ियों से नीचे उतरे। अब चूंकि नॉर्बर्ट की परेशानी उनके दिमाग से उतर चुकी थी तो उनका दिल और दिमाग इस कदर हल्का फुल्का हो गया जितना कि उनके हाथ। अब कोई ड्रैगन नहीं था। मेल्फॉय को सजा मिल गई थी। उनके इत्मीनान को कौन सी चीज कम कर सकती थी? इसका जवाब सीढ़ियों के नीचे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उन्होंने राहदारी पर कदम रखा, फिल्च का चेहरा अचानक अंधेरे से बाहर निकलकर उनके सामने आ गया। ओहो, हम मुसीबत में फंस गए, है ना बच्चों? वो सफाखाना लहजे में बोला। अचानक हैरी को याद आया कि वो अपना गैबी चोगा तो ऊंचे मीनार की बालकनी में ही छोड़ आए थे।